अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको। देखो वेपर का इसका मतलब इसमें वेपर बनेगा, वेपर फेज बनेगा रिफाइनिंग में। तो वेपर फेज रिफाइनिंग, देखो नाम से ही उस चीज के बारे में पता चल जाता है हमें। वेपर फेज यानी कि जो हम मेटल यूज करेंगे उसके वेपर्स बनने चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने वेपर फेज रिफाइनिंग। तो इसमें पहली चीज है प्रिंसिपल। ये किस चीज पे वर्क करता है? तो प्रिंसिपल में एक चीज का ध्यान रखना आपने कि जो भी क्रूड मेटल होगा, क्रूड मेटल, आपने इसको क्या करना है, एक सुटेबल सॉल्वेंट के साथ मिक्स करना है, सुटेबल सॉल्वेंट के साथ। और इसकी खास बात क्या होनी चाहिए कि वो मेटल के साथ कंबाइंड होगा। ठीक है, जैसे आप इसे डिसॉल्व करोगे क्या होगा कि ये मेटल के साथ, जो इसमें मेटल है ये इसके साथ कंबाइंड होगा, इसके साथ सॉलेबल होगा ये सुटेबल सॉल्वेंट, और क्या बना देगा, वेपर्स बना देगा। हीटिंग करोगे आप तो वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, और फिर इस वेपर को आप कलेक्ट करो तो इम्प्योरिटी तो वहीं छूट गई, क्योंकि जैसे आपने मेटल को इसमें मिलाया, इसने इसके साथ कंबाइंड होगा और वेपर्स बन के बाहर निकल गया। ठीक है, और इम्प्योरिटी यहीं छूट गई। अब जो ये वेपर है इसको कलेक्ट करोगे आप, और एलिवेटेड, ध्यान रखना ये वर्ड बहुत यूज होता है, एलिवेटिंग हीटिंग, यानी कि उससे ज्यादा टेम्परेचर में। सपोज अगर आपने यहाँ पे 50 केल्विन टेम्परेचर दिया है तो यहाँ 250 केल्विन टेम्परेचर होगा, यानी एलिवेटेड टेम्परेचर। ध्यान रखना, इसको बहुत मेंशन करते हो। एलिवेटेड टेम्परेचर में ये डिकम्पोज हो जाएगा। फिर जैसे आपने लिया निकिल, तो Ni इसके साथ कंबाइंड होगा और ये कंपाउंड बन जाएगा, ये वेपर्स निकल के बाहर हो गए। फिर आपने हीटिंग करी एलिवेटेड टेम्परेचर पे इस वेपर को कलेक्ट करके, फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब ये आपको क्या मिलेगा, प्योर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंप्योरिटी तो हम यहीं छोड़ गए। जैसे आपने यहाँ से हीटिंग करी, इस वेसल को लिया, हीटिंग करोगे, हीटिंग करने से क्या होगा, इसके वेपर्स निकल के बाहर हो गए, तो इंप्योरिटी तो यहीं छूट जाएगी ना। इंप्योरिटी यहीं छूट गई, ये वेपर्स होके बाहर हो गया, तो जो मेटल है उसके वेपर्स बन जाते हैं। इसीलिए इसका नाम ही क्या रखा उन्होंने, वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब जो मेटल है उसके वेपर्स बनेंगे। ठीक है, और ये बाहर हो गया, इंप्योरिटी यहीं छूट गई। इसके वेपर्स को आपने बाहर से कलेक्ट किया, जैसे आप कंडेंस करके करते हो, जैसे आपने डिस्टिलेशन में देखा है कि इसको मैंने वेपर्स फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाया, हीटिंग करी, फिर अलग अलग कर दिया उससे। ठीक है, तो इसमें ये है। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको, लेकिन सबसे पहले इसमें दो कंडीशन ध्यान रखनी है। इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी आपने मेटल लिया है, जैसे निकिल आपके पास तीन ही है यहाँ पे, निकिल, जिरकोनियम या टाइटेनियम, ये एक सुटेबल सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होने चाहिए। जैसे निकिल के साथ सीओ है, सीओ निकिल के साथ आराम से क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है और क्या बना देता है, NiCO4। जिरकोनियम या इसके साथ कौन सा सुटेबल सॉल्वेंट है, आयोडीन। जैसे आप इसे आयोडीन के साथ मिलाओगे, ये एक क्या बना देता है, वेपर फेज में इसके वेपर्स बन जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो भी आप सॉल्वेंट लोगे, सुटेबल सॉल्वेंट, उसका मेटल के साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। ठीक है, मेटल के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, इंप्योरिटी के साथ नहीं होना चाहिए, ताकि ये इसी के साथ इसको कलेक्ट करे, इसको निकाल के बाहर ले जाए और इंप्योरिटी वहीं छूट जाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन इसकी ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि चलो आपने ये बना दिया, CO4 बन गया, अब इसके वेपर्स तो बन गए, लेकिन ऐसा ना हो कि ये डिकम्पोज ही ना हो रहा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फिर आपस में जैसे मैं हीटिंग करूंगा ये फिर टूट जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है, डिकम्पोजिशन भी होना चाहिए। अगर ये कंपाउंड टूटेगा ही नहीं तो फिर हमें इसको बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो वहां से निकिल को निकालना था बाहर। तो निकिल को निकालने के लिए क्या किया मैंने, CO डाला। CO ने क्या किया, इस निकिल को यहाँ से उठा के बाहर ले जाता है। बाहर ले जाने के बाद फिर क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो इस तरीके से मुझे प्योर कंपाउंड मिलता है। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है इसमें कि वो किसी सुटेबल सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि हीटिंग करने पे वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन इसमें आनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन याद रहेगी सबको।
डन और नोट, दो कंडीशन याद होनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू, ये नहीं पूछा जाता जो मैंने आपको बताया, ये आपको मैंने के लिए रेफरेंस दिया है। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से जो पूछा गया जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, उसमें दो साइंटिस्टों ने वर्क किया। पहला मॉन्ट ने, उसके नाम से रख दिया उन्होंने मॉन्ट प्रोसेस। तो ये साइंटिस्ट था, उसने केवल एक चीज पे रिसर्च किया, वो किया था निकिल पे बस। तो उसने यही किया सेम, कि निकिल के लिए देखा कि सबसे सुटेबल सॉल्वेंट कौन सा है, तो उसने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको हीटिंग करी। टेम्परेचर पे ज्यादा ध्यान मत देना, लिख देना जरूर, क्योंकि किसी बुक में अलग अलग है, कहीं पे कुछ लिख दिया कहीं पे कुछ लिखा है, इसी के आसपास है, 50 से 80 के बीच में। इसको आपने हीटिंग करी, अब ये इम्प्योर था, ठीक है। आपने इसमें सीओ डाला, सीओ एनआई के साथ कंबाइंड हो जाएगा और ये बना देगा निकिल टेट कार्बोनिल, ठीक है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल कह सकते हो। तो ये इसे कहते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइल अनस्टेबल, वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो इसने इसको मिक्सअप करके ये बना दिया। अब फिर उसने इससे ज्यादा टेम्परेचर पे, इस पे ज्यादा टेम्परेचर पे 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एलिवेटेड टेम्परेचर, आपके जो बुक होगा उसमें लिखा होगा हर हमेशा एलिवेटेड टेम्परेचर। तो ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, जितना इसका टेम्परेचर होगा उससे इसका टेम्परेचर हर हमेशा ज्यादा होगा। अब क्या होगा, ये दोनों फिर अलग हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। निकिल आपको जो मिलेगा यहाँ पे लगभग 100% के आसपास, यानी 99.9% प्योर मिलेगा, और सीओ अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिसर्च किसने किया था, मॉन्ड ने। तो उसी के नाम से इसका नाम रखा गया मॉन्ड प्रोसेस। तो आपकी बुक में कई बार पूछा हुआ है एक्सप्लेन मॉन्ड प्रोसेस। तो मॉन्ड प्रोसेस क्या होता है, कि आप कहोगे क्या, कि क्रूड निकिल, यहाँ पे इम्प्योर निकिल कंबाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स NiCO का होल 4। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर क्या होगा, जो ये अनस्टेबल कंपाउंड है डिकम्पोज टू फॉर्म प्योर निकिल, यहां से डिकम्पोज होके प्योर निकिल फॉर्म्ड हो जाएगा। अगर आप ये रिएक्शन भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि बोर्ड में इतना फ्लेक्सिबल है कि वो कहते हैं कि आपने केवल ये रिएक्शन लिख दी तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें मार्क्स नहीं कटेगा आपको, ठीक है। तो मॉन्ड प्रोसेस में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट लिखोगे तो उसके मार्क्स नहीं होते, अगर आपने स्टेटमेंट लिखा है और सोचोगे कि नंबर आ जाएंगे तो नहीं आते उसमें। जो इसके मार्क्स होते हैं वो रिएक्शन के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, मॉन्ड प्रोसेस में निकिल सीओ के साथ कंबाइंड होगा। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था वैन आर्कल प्रोसेस। तो ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, वॉन एंड आर्कल, दोनों अलग साइंटिस्ट है। तो इन्होंने दो के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जिरकोनियम और एक ने किया टाइटेनियम। तो एक जैसा है इसीलिए हमने इसको दोनों को एक नाम से लिख दिया, ठीक है। तो दोनों ने एक जैसे किया, जिरकोनियम लिया एक ने और आयोडीन के साथ उसे मिक्सअप किया, ठीक है। और लगभग टेम्परेचर रखा उसने 250 डिग्री सेल्सियस रखा। ये वेपर्स फॉर्म में होना चाहिए, ये सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ही उसने इतनी हीटिंग करी, क्या बनेगा, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वोलेटाइल, ये इसके वेपर्स बन गए, ये वोलेटाइल है, इसके वेपर्स निकल गए बाहर। फिर उसने इसको ज्यादा हीटिंग करी, लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस, फिर ये टूट गया। अब क्या हुआ, जिरकोनियम अलग हो गया और आयोडीन अलग हो गया। अब जो यहाँ पे जिरकोनियम मिला वो प्योर जिरकोनियम था, और यहाँ पे जो जिरकोनियम था ये था इम्प्योर, या क्रूड कह सकते हैं इसे, क्रूड जिरकोनियम एंड प्योर जिरकोनियम, ठीक है। तो इसे वॉन अर्केल प्रोसेस। ऐसी टाइटेनियम का, टाइटेनियम भी सेम प्रोसेस है, इसीलिए इसको दोनों को कंबाइन करवा दिया उन्होंने। उनका अलग अलग कौन लिखेगा, एक साथ ही लिख देते हैं इसे। तो इसके लिए जो टेम्परेचर है 523 केल्विन टेम्परेचर पे हीटिंग करी। तो प्रोसेस सेम है, देखो TiI4, ये फिर वोलेटाइल, वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स,
फिर इसे और एलिवेटेड टेम्परेचर में हीटिंग करो। यहाँ पे देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता है, इसके कंपैरिजन में इसमें टेम्परेचर देखो डबल ट्रिपल के आसपास है, तो इसीलिए उसको एलिवेटेड को प्रीफर करता है वो। आपकी बुक में ज्यादातर एलिवेटेड टेम्परेचर लिखा होता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाके ये टूटेगा, आराम से नहीं टूटता ये। तो डिकम्पोज लेकिन होना चाहिए डिकम्पोज, तो डिकम्पोज होगा फिर, और ये होगा TiS यानी सॉलिड फॉर्म में, और दूसरा आयोडीन निकल जाएगा वेपर्स फॉर्म में फिर। तो इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस है वॉन एर्कल प्रोसेस में, तो ये रिएक्शन भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो ओवरऑल ये जो वेपर फेज है वो 3 एलिमेंट पे काम करती है, निकिल, जिरकोनियम, आयोडीन, और एक और है लेकिन कॉम्पिटिटिव में ज्यादा आता है, बोरोन का। आपकी बुक में 3 मिलेंगे आपको, निकिल, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? ये याद हो जाने चाहिए, देखो इतना ही मेन है, बस रिएक्शन ही मेन है इसकी बस। ठीक है, इसका ये तो कंडीशन पूछ लेगा वो, लेकिन ज्यादातर यही पूछा हुआ, मॉन्ड प्रोसेस या वैन एर्कल प्रोसेस, बस डिफाइन वगैरह। क्लियर है ये? यस इज इट सर। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर। ओके, तो ये याद भी होने चाहिए, देखो याद भी करने हैं आप लोगों ने, ताकि अ, दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो उसमें देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा वो। इसी में वॉन अर्कल का ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि आंसर क्या देना है हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इसीलिए मैंने आपको वो दिया है क्वेश्चन आंसर्स, कि ताकि आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो जैसे ही मॉन्ड प्रोसेस आएगा या वेपर फेज आएगा तो आप उसके क्वेश्चन देखो, तो उसके क्वेश्चन को पढ़ के आपको लैंग्वेज जो उसमें पूछी गई होगी वो टफ होती है, उसको समझना ही मुश्किल है पहले, फिर उसके बाद उसके आंसर क्लोज होते हैं, तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और वहां से आपकी माइंड की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जितना माइंड का यूज करोगे उतना आपका माइंड ग्रोथ ज्यादा करेगा। ठीक है, अब इसमें लास्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। हालांकि ये पूछा कम गया है इसमें, क्योंकि ये क्लास 10th में इसको प्रिफर करते हैं, और 11th में भी है आपके पास, तो इसके क्वेश्चन कम आए हैं, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड बना है वो बना है क्रोमा से। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफी आपने सोचा होगा, देखा होगा ग्राफी क्या होता है। ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, यानी ओवरऑल जब ये वर्ड दिया गया था तो ये तब दिया गया था जब कलर के बारे में हम डिस्कस करते थे, जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट में पिगमेंट को अलग करना था, तो उसके लिए एक रशियन साइंटिस्ट था मिखाइल ट्विस्ट, उसने किया था इस पे रिसर्च कि कैसे हम पिगमेंट को अलग करेंगे, यानी कलर को सेपरेशन करने के लिए इसे यूज किया गया था स्टार्टिंग में। लेकिन इसके बाद देखा गया कि ये तो बहुत बेस्ट टेक्निक है, ये अच्छी टेक्निक है काफी, और इससे हम ये आपको एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे आपके टीचर्स अगर आप लैब में जाते हो तो एक बेस्ट टेक्निक है, और ये बहुत ज्यादा यूज हो रही है इस समय, वाइडली यूज होता है, और एक एक जो इसका इंस्ट्रूमेंट है वो कई करोड़ों में आता है। अगर आपने उसको सीख लिया तो आपकी जो सैलरी होगी वो कई ज्यादा होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके लिए क्यों इतना यूजफुल होता है ये, तो इसमें पहली चीज क्या होती है कि इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है, कि अगर आपके पास कोई चीज बहुत स्मॉल क्वांटिटी में भी, एक बूंद है, तो भी आप उसे सेपरेट कर दोगे, उसमें जितनी चीजें होंगी वो भी आप सेपरेट कर सकते हो, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा। और दूसरी चीज, इसमें मोर देन 2 कंपोनेंट हो तब भी कर देगा, जैसे प्रोटीन होता है उसमें 40 कंपोनेंट होते हैं, तो ये 40 के 40 को सेपरेट कर देता है, तो इतना ज्यादा बेस्ट क्वालिटी होती है इसकी कि 40 के 40 कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन होते हैं जो उसको सेपरेट कर देता है। जबकि और टेक्निक हमारे पास जो होती है वो 2 या 3 को सेपरेट कर पाती है बड़ी मुश्किल से, तो ये ऐसा नहीं है, ये जितने भी कंपोनेंट होगी उससे सबको सेपरेट कर देगी, सारे कंपोनेंट को, वो केवल 2 को करती है या 3 को करती है, जितनी मैंने अभी तक आपको टेक्निक बताई है। लेकिन ये टेक्निक ऐसी है कि अगर उसमें 30 कंपोनेंट अलग है तो 30 के 30 को अलग अलग कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए ये बेस्ट टेक्निक मानी जाती है।
अब देखो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो आपकी बुक में जो मेथड है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ध्यान रखना इसका, या इसे एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, जो आपने पढ़ा है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में भी इसका यूज है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, ये आपको मैं बता भी दूंगा कि एक्सपेरिमेंट में जो आप पूछोगे एक्सपेरिमेंट का, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप जाके सीधा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने लैब में। तो अब इसमें इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है कि डिफरेंट इन एडजॉर्प्शन पावर। देखो मैंने कहा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, इसका मतलब किस चीज में डिफरेंस होना चाहिए, एडजॉर्बिंग पावर में डिफरेंस होना चाहिए। एडजॉर्बिंग पावर, इसमें डिफरेंस होना चाहिए, एक की ज्यादा होनी चाहिए, एक की कम होनी चाहिए। तब क्या होगा, एक जल्दी भागेगा, एक देर में भागेगा। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, जिसकी एडजॉर्बिंग पावर अलग अलग होगी, उसके लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आगे समझाता हूं, उससे आपको डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा, प्रोसीजर से इसको ज्यादा समझ में आता है। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इसमें दो फेज होती है, एक होती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मतलब होता है जो चीज अपनी जगह पे होती है, फिक्स होती है। एक होती है मोबाइल, मोबाइल फेज यानी जो घूमती जाती है। स्टेशनरी कैसे बनाते हैं, देखो हम एक ग्लास प्लेट ले लेते हैं, पहले ग्लास प्लेट ले ली, इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल को इसके ऊपर से पेस्ट कर देते हैं, इसके ऊपर से लगा दिया हमने, तो यही आपका क्या बन गया, स्टेशनरी फेज बन जाती है, और इसको ड्राई कर दिया। ठीक है, तो पहली चीज हो गई। मोबाइल फेज में हम क्या करते हैं, मोबाइल फेज में हम करते हैं कि जो भी सैंपल आपको लिया गया है, जिसको मैंने कहा एक बूंद है, तो एक बूंद ले लिया आपने, एक छोटी सी ड्रॉप है, कुछ भी हो गया उसे ले लो आप, इसको एक सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्सअप कर दो, बस तो ज्यादा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे हमने उसको सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्सअप करेंगे, इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। और मोबाइल क्यों है, क्योंकि ये मूवमेंट करेगा, इसीलिए मोबाइल है, मोबाइल का मतलब मूवमेंट करना। तो हमने दोनों के दोनों फेस बना दिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, हम अब इसको एपरेटस में डालेंगे, तो कैसे करते हैं देखो, पहले ये ग्लास ले लिया हमने, इसके बॉटम में यहाँ पे क्या करो, एक कॉटन प्लग लगा दो, कॉटन प्लग। ठीक है, और यहाँ पे कोई वेसल रख दो। अब आपने क्या किया, टॉप में से यहाँ से देखो, आपने क्या करी, जो मैंने अभी मोबाइल सॉल्यूशन था वो उसमें डाला। ये क्या है, स्टेशनरी है, ये अपनी जगह पे रहेगा बस, स्टेशनरी ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर से सिलिका जेल लगा दिया, तो ये स्टेशनरी बन गया। और ऊपर से क्या किया हमने, मोबाइल फेस का मतलब जिसको मैंने सेपरेट करना है, सपोज उसमें तीन कंपोनेंट है, ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, आपने इन तीनों को यहां से डाला। अब क्या होगा, जैसे ही आप इन तीनों को इसमें से डालोगे, तो क्या होगा कि एक की स्पीड ज्यादा होगी, एक की स्पीड कम हो जाएगी। मैंने कहा ना एडजॉर्प्शन पावर, एक की एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी, एक की कम होगी। तो सपोज करो ए की स्पीड सबसे ज्यादा है, तो ए सबसे पहले पहुंच जाएगा आगे। देखो ए की स्पीड ज्यादा है तो ए आगे पहुंच गया, बी की स्पीड कम है तो बीच में रहेगा, सी की स्पीड सबसे कम है तो सी सबसे कम रहेगा, यानी सी की एडजॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा है, तभी तो पहले एडजॉर्ब हो गया। तो जिसकी एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी वो धीमे चलेगा, स्लोली चलेगा, तो सी सबसे स्लो चल रहा है। तीनों अलग अलग हो गए, अगर 10 कंपोनेंट होते तो 10 के 10 अलग दिखते आपको। ठीक है, तो अब ऊपर से आप ये डालते जाओगे, जो सॉल्वेंट आपको दिया है वो आप इसमें डालते जाओगे, क्या होगा, धीरे 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 करके ए यहाँ से अलग हो जाएगा। इवन आपको इसमें कलर दिखाई देता है, जैसे सपोज करो इसका कलर ये वाला है, तो ये कलर दिखेगा आपको एक एरिया तक, आप डालते जाओगे, इस एरिया को जैसे यहां से निकलेगा इसे बाहर कर दो। फिर उसके बाद बी का कलर है, बी का कलर सपोज ये वाला है, तो आपको इसकी लाइन दिखेगी इस तरीके से, तो आप समझ जाओगे बी है। इसको फिर बी को भी यहाँ से डालते जाओगे सॉल्वेंट, तो ये बी भी बाहर हो जाएगा। जो सी का कलर है, सपोज करो सी का कलर ये वाला, तो आपको ये लाइन अलग दिख जाएगी। अब फिर आप यहाँ से सॉल्वेंट डालते जाओगे, फिर इन तीनों को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है, आप इसको खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। कॉटन प्लग क्यों है, क्योंकि ये धीरे धीरे
स्लोली पास होता चला जाएगा, ये नहीं कि एकदम से सारा जाएगा, स्लोली जाना चाहिए। और जब एक चला जाएगा तब वो दूसरे में टाइम लगेगा, तो उसको कॉटन प्लग यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबको क्या करता है, सेपरेट कर सकता है। तो इसे कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। इसी वजह से आप इसमें कितने भी कंपोनेंट को रखोगे कलर वाइज दिख जाता है आपको। अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इंक ले आओ, केवल आप कोई ब्लैक इंक ले आओ और इसी को आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसी में आप वाटर मिला दो, ठीक है, और ऊपर से डालोगे आप, तो आप क्या देखोगे कि इस इंक में जो ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर में भी रेड कलर दिखाई देगा आपको, रेड के भी दिखेंगे आपको, कुछ ब्लू के दिखेंगे आपको, और कुछ अलग दिखेगा। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, तो आपको लगेगा कि रेड है ये, ब्लैक है ये, लेकिन होता नहीं है, इसमें भी बहुत सारे कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं आराम से इस मेथड से। और आपको जो बुक में होता है, वो जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें थोड़ा अपोजिट हो जाता है। बस आपको एक स्ट्रिप देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इंक लगा दो, या जिसको आपने सेपरेट करना है उसे यहाँ पे रख दो। ठीक है, आपको बोलेंगे इसको सेपरेट करो, आपने यहाँ पे लगा दिया, एक लाइन खींच दो यहाँ पे, और इसको एक सॉल्वेंट में रखा जाता है, और इस सॉल्वेंट में लगभग 30% एल्कोहल होता है और 70% वाटर होता है। अगर अल्कोहल नहीं भी मिल रहा है तो आप वाटर से कर सकते हो इसे। यहाँ पे इसको किसी चीज से बांध के रोक दो। ठीक, आप क्या करोगे, आपने ब्लैक इंक रखी थी, आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे एक रेड कलर दिखेगा ऊपर की तरफ जाते हुए। वाटर इस लेवल से नीचे होना चाहिए, बस एक जगह पे रेड कलर दिखेगा, आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर दिखाई देगा। आप कहोगे हमने तो रेड रखा था, लेकिन आपको क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देंगे इसके, यानी ये भी डिफरेंट कलर से मिलके बना हुआ। तो जितने कलर से मिलके बना होगा सारे कलर आपको सेपरेट दिखाई देंगे। तो बहुत आसान सी टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जिसमें आपको सेपरेट करना है जनरली कलर को ज्यादा शो करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोमा मीन्स कलर। तो कलर को सेपरेट करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं, लेकिन अब इसका बहुत ज्यादा यूज हो गया है और बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसका। इसके एक एक मशीन कई लाख करोड़ की आती है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होती है। तो ये टेक्नोलॉजी है क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, तो अब इसमें से मुझे बताओ, ये समझ में आया आपको? बहुत आसान सा तरीका था, आपने कंपोनेंट को रखा, सुटेबल सॉल्वेंट मिलाया, जैसे इसमें अल्कोहल वाटर मिला दिया मैंने, वाटर को इसके रेंज से नीचे रखा, ये मूवमेंट करेगा। अब जिसकी स्पीड ज्यादा है वो तो भागेगा आगे, जिसकी स्पीड कम है वो पीछे रह जाएगा। ये तो ऐसी है कि तीन लोग एक साथ दौड़ रहे हैं, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो आगे चला जाएगा, जिसकी स्पीड कम है वो पीछे रह जाएगा। तो सब क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और दौड़ते सब एक साथ हैं। जब आप रेस लगाते हो तो सब एक साथ दौड़ेंगे, लेकिन कोई आगे कोई पीछे रह जाता है। तो वही टेक्नोलॉजी इसने यूज करी है। तो वो कहता है जो पीछे रह गया इसका मतलब उसकी एड्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है, और जो आगे भाग गया या इसका मतलब उसकी एड्जॉर्प्शन पावर कम है, इसीलिए वो इससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये टेक्नोलॉजी समझ में आ गई आपको? हालांकि ये इसके क्वेश्चंस इसमें कम पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा है जोन रिफाइनिंग वगैरह के पूछते हैं, फिर मॉन प्रोसेस और वैन एर्कल प्रोसेस, और फिर डिस्टिलेशन या लिक्वेशन का। इसका बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पता कब कौन सा पूछा जाए। तो ये समझ में आया आपको? ये टेक्नोलॉजी में कोई क्वेश्चन आपके माइंड में, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज आपको लग रही है ऐसा क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो वो आपको मैं बता सकता हूँ। कोई भी चीज देखो, जब आप पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब आपको समझ में भी चीजें आ रही हैं, या आपको लग रहा कोई चीज कैसे हो सकती है। एड्जॉर्प्शन पावर हम देखते हैं, जिसकी एड्जॉर्प्शन पावर देखो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के साथ। अगर मैंने सॉल्वेंट बदल दिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ABC, अब वो चालाक क्या करता है, जब कॉम्पिटिशन में देखोगे आप तो वो सॉल्वेंट चेंज कर देता है। अब मैंने इसकी जगह पे कुछ दूसरा सॉल्वेंट ले लिया, अब हो सकता है कि उसकी बॉन्डिंग C के साथ ज्यादा अच्छी होगी, तो फिर यहाँ पे उल्टा रिजल्ट आ जाता है, C नीचे रह जाता है, B बीच में, A सबसे आगे बढ़ जाता है। यानी कि जो ये कंपोनेंट है इसका इस सॉल्वेंट के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है,
जिसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी वो उसके साथ रुक जाएगा, स्लो जाएगा, और जिसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है वो उससे भागेगा, दूर भागेगा। तो दोनों जरूरी नहीं होते हैं कि जो मैंने यहाँ पे दिखाया है हर एक केस में वही होगा। ये किस केस में है? एल्कोहल वाटर के केस में। अगर मैंने दूसरा सॉल्वेंट ले लिया तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट किसके लिए बेटर है। तो ये ऐसे ही है जैसे आप दोस्त के साथ जा रहे हो, अब ये डी कोई दोस्त आया, अगर आपकी इसके साथ बॉन्डिंग है तो आप उसके साथ बात करते हो जाओगे तो स्लो हो जाएगी आपकी स्पीड, और जिसकी इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी वो आगे भाग जाएगा क्योंकि उसकी बॉन्डिंग इसके साथ अच्छी नहीं है, तो वो बात नहीं करेगा, तो उसका फोकस चलने पे रहेगा ज्यादा, तो इसीलिए वो आगे जाएगा। और एक है कि थोड़ा इंटरेक्शन है तो कुछ बात सुनता हुआ जाएगा, तो मिडिल में हो गया, और एक है जो बात करते हुए जाएंगे तो लास्ट में हो गया। ठीक है, तो सारा खेल किसका है? बॉन्डिंग का खेल है, किसके किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। तो ये कॉम्पिटेटिव लेवल है, लेकिन बोर्ड लेवल में केवल इतना ही पूछता है आपसे कि ऐसा बता दो, एक्सप्लेन कर दो। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? कोई डाउट किसी को? Yes, sir. तो ये देखो हम लोग अपने लास्ट स्टेप में पहुंच गए। अब क्या होगा देखो, इस लास्ट स्टेप के बाद अब हम क्या करेंगे, आपको क्या बचा है इसमें? एक बचा है फ्लक्स, इसके दो टाइप्स होते हैं जो हम कल पढ़ेंगे। दूसरा इलिंगम डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 तक इसके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, और अचानक इसके क्वेश्चन 2015 में पूछे गए धड़ाधड़, और सारे आंसर सबके गलत क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता था पहले ही। लेकिन उसके बाद से आफ्टर 2014 यानी 15 में इसके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, और अब इसके क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इलिंगम डायग्राम, तो इलिंगम डायग्राम होगा इसके बाद, और फिर 4 एलिमेंट के बारे में वही प्रोसीजर जो हम शुरू से लास्ट तक कर रहे हैं। इसमें जिंक है, हालांकि आपके कोर्स में इतना नहीं है लेकिन मैं आपको ये पूरा बताऊंगा। जिंक, एल्युमिनियम है, और तीसरा है इसमें आपका आयरन है। ठीक है, 1 2 3 और कॉपर 4 है। तो इन चारों की स्टडी करना। तो ये चारों का शुरू से लेके लास्ट तक का जो हमने पढ़ा था, किसके लिए कौन सा सुटेबल होगा, ये 4, इलिंगम डायग्राम और फ्लक्स और स्लैग इसी में आ जाता है। तो ये आपका भी लेफ्ट है, बस पूरा चैप्टर। वैसे एनसीईआरटी के बेस पे या आपके आईसीएससी के बोर्ड पे इतना खत्म हो चुका है आपका, लेकिन ये थोड़ा सा है जो कल और परसों में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जितना पढ़ाया है मैंने एक बार देखना आप, और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने की कोशिश करना उसकी। तो कल हम पढ़ेंगे फ्लक्स एंड इलिंगम डायग्राम, फिर परसों हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.